अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेक्शन 1600 से 1900 थ्रू इमेजेस विल ट्राई टू फाइंड आउट द एंटायर टाइमलाइन। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू ऑलरेडी नो कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी दे अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट टू ट्रेड। एंड ट्रेड में उनको जो चीजें रिक्वायर्ड थी उस वक्त, स्पाइसेस थी, फिर इंडिगो, कॉटन, तो ये चीजें बड़ी रेयर थी एंड एक्सपेंसिव थी। तो दे यूज्ड टू buy things from the people of subcontinent and used to sell in United Kingdom or European market। तो बड़ी महंगी चीजें बिकती थी। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है इंडिया, और 1612 में यू कैन सी कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे दे गॉट चार्टर्ड फ्रॉम जहांगीर द मुगल एम्परर टू ट्रेड इन इंडिया। तो ऑफिशियली दे स्टार्टेड देयर बिजनेस इन 1612 जब उनको चार्टर्ड मिलता है। तो आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा स्क्रीन पे ले आऊं पूरा, तो अब आप देखें कि अच्छा ब्रिटिश, क्या आप अगर इनके क्लोथ्स देखें या टायर देखें तो आपको ये फील हो रहा होगा कि हाउ क्लेवर दे वर एट दैट टाइम कंपेयर टू द लोकल्स। तो एक फीलिंग आती है, एक वाइब आती है पिक्चर को देखते ही। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको ये काफी हेल्प आउट करेगा कि पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसके इमेजेस। बाकी लोकल्स के आप वेपन्स भी देख सकते हैं, किस तरह के आउटडेटेड या पुराने वेपन्स हैं, और इनके हुलिये भी आपके सामने ही है एज कंपेयर टू ब्रिटिश। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ब्रिटिश जब इंडिया आते हैं तो दे केम फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बिकॉज डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, तो ये सारी कंपनीज ईस्ट इंडियन कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। लेटर ऑन आप देखेंगे कि 1658 के अंदर जो मुगल एम्परर था औरंगजेब आलमगीर, ही केम टू थ्रोन। और इसका जो टाइम पीरियड है ये अराउंड 5 डेकेड्स, 50 इयर्स तक ये रूल करता है। तो औरंगजेब एक रिजिड, इसको मुस्लिम भी कहा जाता है, बिकॉज ही केम अप विद अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी। उसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि वो क्या थी। बट ही रूल्ड टिल 1707। तो टिल हिज डेथ आप देखोगे तो मुगल एम्पायर की जो एक्सपेंशन हुई दैट वाज ऑन इट्स पीक। तो इसके बाद मुगल एम्पायर श्रिंक होता गया, डिक्लाइन ही होता गया लेटर ऑन। और आप औरंगजेब की पिक्चर को देख के भी ये एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ स्ट्रिक्ट ही वाज, या जो रिलीजियस था, क्योंकि उसके अटायर से भी आपको ये एक फीलिंग डेफिनेटली आती होगी। अगर हम देखें 1674 में तो शिवाजी फाउंडेड मराठन एम्पायर। तो अगेन इफ यू लुक एट दिस इमेज तो आपको ये वाइब डेफिनेट आती होगी कि कितना फिरोशियस और कितने ये जंगजू टाइप का ये जो मराठास थे। एंड दैट्स व्हाई दे एक्सपेंडेड टिल 1818। ऑल्दो बीच में इश्यूज आते हैं, वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो बट इनको ये गोरिल्ला वॉरफेयर भी इनको आता था, और ये एक काफी स्ट्रॉन्ग किस्म के जंगजू थे। तो 1674 रिमेंबर औरंगजेब वाज मुगल रूलर एट दैट टाइम। तो औरंगजेब के टाइम के ऊपर ही शिवाजी फाउंडेड मराठन एम्पायर। फिर अगर हम फर्दर चलें तो थोड़ा सा हम मुगल आर्मी को देख लेते हैं। इफ यू लुक एट दिस इमेज तो आप मुगल आर्मी देख सकते हैं, और कोई मुगल जो प्रिंस था वो आ रहा है, और उसका प्रोटोकॉल आप देखो तो आजकल के प्रोटोकॉल से आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि जिस तरह आज 70-80 गाड़ियों का एक काफिला जाता है, तो उस वक्त के भी ऑलमोस्ट मोर और लेस यही हालात होते थे। और बाकी आप साइट्स के ऊपर देखो तो ये गरीब गुरबा जो दे जस्ट बेगिंग टू ईट समथिंग, बिकॉज मुगल्स का ये लेविश लाइफस्टाइल भी बताता है ये इमेज। एंड यू कैन लुक एट दिस बिल्डिंग जो कि पिक्चर में नजर आ रही है। तो ये भी बताता है कि जो मुगल का लाइफस्टाइल था दैट वाज लेविश,
और they didn't spend on their people, rather than they spent money on buildings या their own lifestyle. ये चीज भी शो करती है। ऑन द अदर हैंड ये भी शो करती है कि जो उस वक्त ये जिस भी एरा की इमेज है, अगर 1670 कहें या 18 कहें, तो मुगल्स दे वर डोमिनेटिंग एट दैट टाइम, बिकॉज इस इमेज के अंदर शो कर रहा है कि जो भी लोग हैं वो उनको, उनके आगे कोई भी नहीं है। प्रोमिनेंट पिक्चर इन्हीं की है या इनकी स्पेंडिंग हमें नजर आ रही है। ये भी शो करती है ये इमेज कि जो मुगल्स जो 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 लोग हैं एट दैट टाइम, तो उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, जो कि भीख मांग रहे हैं। दे आर जस्ट बेगर्स। अगर आप कहीं ये नजर आ रहे हो, तो ये चीज हमें शो करती है कि मुगल्स की जो स्पेंडिंग थी बिल्डिंग्स के ऊपर थी, वो अपने ऊपर थी, अपने लोगों के ऊपर नहीं थी, तो इकोनॉमी उनकी डिस्टर्ब थी। एनीवेज, अगर हम जिजिया टैक्स या औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें, सत्ती भी बैन की 1679 में, और अगेन जो हिंदूज थे दे टर्न अगेंस्ट हिम। फिर हम देखें तो जो म्यूजिक था, अल्कोहल, एवरीथिंग वाज बैन्ड, और जिजिया वाज इम्पोज्ड। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया कि जो भी मुगल्स का कोई प्रिंस है या जो उस एरिया का इंचार्ज है, तो दैट पर्सन इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स से उनसे ये टैक्स कलेक्शन हो रही है। तो और यू कैन सी कि वो कितने को रिस्पेक्टफुल खड़े हैं। और लेटर ऑन यही लोग फिर दे टर्न अगेंस्ट मुगल एम्पायर, बिकॉज अगेन दे थॉट कि वो भी इक्वल सिटीजन से, बट व्हाई शुड दे पे टैक्सेस। और इसमें भी फिर लाइफस्टाइल आपको नजर आ रहा होगा कि जो एक घोड़ा बांधा हुआ है, या जो भी ये टैक्स कलेक्टर है, इसके पीछे भी एक मुगल ही खड़ा है। इनको देखें, और जो आम लोग हैं, जो टैक्स पेयर है, नॉन मुस्लिम्स जो जिजिया टैक्स दे रहे हैं, उनकी कंडीशन में कितना डिफरेंस है। तो ये चीज हमें ये भी, अगर आजकल भी देखें तो हम अमीर गरीब का जो डिफरेंस आता है, तो ये चीज उस वक्त भी थी। रिजेंट, जो जो हेटेड है, वो जब इवेंचुअली फिर एक स्टेज पे पहुंचता है कि टर्न्स अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, एनी पर्सन, फिर डाउनफॉल आता है। तो ये भी एक रीजन था बेसिकली फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अगर हम 1707 में देखें, जब औरंगजेब की डेथ होती है, तो फिर एज यू नो कि देयर वाजंट एनी डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। तो जो जो प्रिंसेस थे, दे जस्ट फॉट विद ईच अदर सो दैट दे कुड गेन कंट्रोल, जब वो पावर में आ सके। तो ये पिक्चर भी हमें ये शो करती है कि जब मुगल आर्मीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो कितना बड़ा लॉस होता है। लॉस किसका हुआ? मुगल एम्पायर का हुआ। उन्हीं की आर्मी डिस्ट्रॉय हुई, उन्हीं के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते गए, ट्रेजरी एम्प्टी होती गई, और फाइनली जो वैक्यूम था वो इतना क्रिएट हुआ कि समवन जंप्ड इन एंड फिल्ड दैट वैक्यूम। तो अब मुगल आर्मी आपस में जब लड़ती थी सक्सेशन वॉर्स के लिए, तो ये उसके अगेंस्ट किया। ये भी एक रीजन था फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। फिर अगर हम मुगल आर्मी और उसके वेपन्स की बात करें, तो अब आपको ये इमेज बड़ा क्लियरली ये शो करता है कि हॉर्सेस हैं, फिर जो स्पीयर्स हैं, ये स्वॉर्ड्स हैं। तो अगेन ये आउटडेटेड वेपन्स से, अगर हम 1700 की बात करें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोप में से जो भी आता था, डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, ये जितनी भी, जो ब्रिटिश, तो उनके पास मॉडर्न वेपन्स से, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अगेन उन्होंने फिर, ऑल्दो दे वर आउट नंबर्ड, बट स्टिल वो 2 से 4 लोग भी 50 to 80 जो लोकल्स थे, तो उनके ऊपर देवर हैवी ऑन दीज इंडियंस। फिर हम अगर मुगल्स का लेविश लाइफस्टाइल देखें, तो इस पिक्चर में ये शो हो रहा है कि एक खाने की टेबल पे कितनी सारी डिशेस पड़ी हुई हैं।
I think ये इतना क्लियर नहीं है, इमेज ब्लरी से, because it was hard for me to take out these images. तो but still आपके सामने है कि rather than spending on their military affairs, the Mughals थे, they used to spend their money, their wealth on lavish lifestyle, अपने खाने के ऊपर, buildings के ऊपर, further infrastructure के ऊपर, या अपने कपड़ों के ऊपर, जो कि पिक्चर आपको दिखा रही है। तो ये भी फिर लेटर ऑन दिस वाज अ रीजन। ये रीजन इसलिए बना डाउनफॉल का कि मुगल्स वर अनएबल टू स्पेंड अमाउंट एनी अमाउंट और एनी मनी ऑन देयर आर्मीज या वेपन्स के ऊपर। तो उनका डाउनफॉल का एक रीजन ये भी है। ये सारी चीजें हमारे एक रिलीजियस थिंकर शाह वलीउल्लाह, जिनकी बर्थ होती है 1703 में, ही वॉज लुकिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो अब शाह वलीउल्लाह का आपको पता है कि उन्होंने फिर अगेन ही केम अप विद आइडियोलॉजी। अब उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि ही थॉट के जो हमारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलीजन में, वो इतनी ज्यादा हो गई हैं, जिसमें करप्शन है, जिसमें मिसमैनेजमेंट है, फिर जो जो कोर्टियर्स हैं, जो कोर्ट के अंदर लोग हैं, वो इतनी कंस्पिरेसीज करते हैं, साजिशों में, कि ये जब तक प्रॉपर जो इस्लामिक फिलॉसफी है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते मुस्लिम्स, तो शायद उनके ऊपर यही टाइम रहेगा। तो ही थॉट अबाउट इट एंड he then translated Quran into Persian language, because again he thought कि जो local language है Persian, तो people understand that more rather than Arabic language। उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने, बट स्टिल ही मैनेज्ड। और आज तक देखें कि कुरान मजीद की ट्रांसलेशन कितनी हेल्पफुल है। उनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स जो थी, इज्जतुल अक़फ़ा एंड हुज्जतुल बालिगा, आउट ऑफ 51 बुक्स ही रोट 51 बुक्स। बड़ी बात, 100 मदरसा उन्होंने थ्रू आउट, जो उनके फादर ने बनाया था मदरसा रहीमिया, उसकी ब्रांचेस ओपन की। फिर ही आल्सो रोट लेटर टू अहमद शाह अब्दाली, और व्हेन ही केम एंड इन 1761 एंड डिफीटेड मराठास। तो ये फिर चारों कैलिफ्स के ऊपर उन्होंने बुक लिखी, so that he could bridge the gap between Shia and Sunni, और यूनिटी आए मुस्लिम्स के अंदर। तो ये उनके इम्पोर्टेंट जो काम थे शाह वलीउल्लाह के, और उन्होंने देखा है मुगल डाउनफॉल देखा है, एंड देन ही केम अप विद हिज ओन आइडिया। कभी भी याद रखना, अगर 7 मार्क्स 14 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यू नीड टू राइट हिज आइडियोलॉजी। अगर आप आइडियोलॉजी नहीं लिखते हो शाह वलीउल्लाह की, तो वहां पे मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। फिर अगर हम 1736 से 40 देखें, तो नादिर शाह ने अटैक्स किए दिल्ली और सराउंडिंग में, नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो नादिर शाह के अटैक्स वो इतने इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि उससे मुगल आर्मी अगेन, जो कि पहले वीक थी, और ज्यादा वीक हो गई, और ही लूटेड द वेल्थ एंड ही रैन अवे। तो ये भी एक रीजन है। कोहिनूर डायमंड भी वो लेके गया। तो इस तरह के रीजंस जो अगेन मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में वो आते रहे। फिर आप मराठास देखो, तो दे रीच्ड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली डिफीटेड मुगल आर्मी 1737 में। तो मराठास इतना तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे कि अगर उनकी ट्रीटी लेटर ऑन ना होती ब्रिटिश के साथ, तो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उनका कंट्रोल होता। सो दैट्स व्हाई जस्ट टू स्टॉप मराठास, जो शाह वलीउल्लाह ने लेटर लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि ये मराठास विद इन ईयर्स, तो ये तो मुस्लिम्स को ही वाइप आउट कर देंगे। तो फिर अहमद शाह अब्दाली केम एंड ही डिफीटेड मराठास। हम स्ट्रेट अवे 1756 में देखते हैं, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी का आपको पता है कि एक छोटा सा एक रूम था 14 बाई 18 फीट का, जिसमें सिराजुद्दौला ने व्हाट ही डिड, ही पुट ब्रिटिश सोल्जर्स और उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे जो फोर्ट विलियम में,
अब उसका आपको पता है कि ये क्यों हुआ था? ये हुआ इसलिए था कि जो ब्रिटिश थे वो सिराजुद्दौला की कोई बात नहीं मान रहे थे, इसलिए कि दे डिडंट वांट टू गिव जो जो टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस देना नहीं चाह रहे थे सिराजुद्दौला। से गुस्सा आ गया और वो गया, उसने बंद कर दिया, और वहां सफोकेशन में मोर देन 23-24 ब्रिटिश दे डाइड। तो इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया। ब्लैक होल इसलिए कि बिकॉज इट वाज अ डार्क रूम, और सफोकेशन थी, स्टैम्पीड हुई, फिर दे डिडंट हैव वाटर टू ड्रिंक, didn't have anything, and the soldiers outside that जो prison था, they mocked at them when they asked for water and all those stuff. तो eventually इसको नाम ब्लैक होल ट्रेजेडी का दिया। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद फिर एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, और रॉबर्ट क्लाइव ने जो अपने टैक्टिक्स यूज किए, तो उसके थ्रू आगे आप यू कैन सी कि बैटल ऑफ प्लासी जब होती है 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी हुई बिकॉज ऑफ द ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो मीर जाफर बिट्रेड सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को बिट्रे किया मीर जाफर, मेट विद रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को उसने ये एश्योरेंस दी कि जब भी वॉर होगी तो मीर जाफर फोर्सेस को ऑर्डर करेगा कि वो वेपन्स ना चलाएं, और वो सारा कुछ जो डिसाइड था मीर जाफर डिड दैट। और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने एश्योरेंस दी कि आपको हम नवाब बनाएंगे बंगाल का, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। सो बैटल ऑफ प्लासी वॉन बाय ब्रिटिश, ये उनकी एक मेजर विक्ट्री थी, डिसाइसिव पहली, एंड मीर जाफर बिकेम पपेट नवाब ऑफ बंगाल। तो बैटल ऑफ प्लासी में आल्तो ब्रिटिश कम थे एज कंपेयर टू नवाब सिराजुद्दौला's आर्मी, बट स्टिल क्योंकि मीर जाफर मिला हुआ था, मीर जाफर बिट्रेड सिराजुद्दौला, तो इसलिए ब्रिटिश दे वॉन दिस बैटल। अब ये बैटल जीतने के बाद फिर जो बंगाल का गवर्नर बन जाता रॉबर्ट क्लाइव, एंड उसके ऊपर फिर एलिगेशंस भी लेटर ऑन आती हैं कि उसने करप्शन की, और लेकिन स्टिल he was the person, because of him जो ब्रिटिश वॉन बैटल ऑफ प्लासी। अब अगर हम बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट देखें तो वो अगेन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अब इस बैटल में मराठास को डिफीट किया था अहमद शाह अब्दाली ने, बट इस चीज को मुगल्स या लोकल्स दे कुडंट कैपिटलाइज इट, क्योंकि इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था, ना उनके पास रिसोर्सेस थे, ना उनके पास आर्मी थी, ना उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। तो आप देख सकते हो कि अगेन स्वॉर्ड्स हैं या वो स्पीयर्स हैं या इस तरह डंडों से, तो मॉडर्न वेपन्स का मुकाबला नहीं होता। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई, मुगल्स ने डिफीट किया मराठास को, लेकिन मराठास फिर से कंसोलिडेट हो गए बिकॉज मुगल्स उनको नहीं रोक सके, मुगल्स की अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। तो इस तरह से मुगल्स ने अपने आप को रिवाइटलाइज किया, एंड आगे और एक्सपेंड करते गए टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, जहाँ पे बंगाल की तरफ भी जाते गए मराठास, जहाँ पे ब्रिटिश थे। फिर हम 1764 अगेन इंपॉर्टेंट इवेंट, जिसमें तीन फोर्सेस शाह आलम टू, फिर नवाब ऑफ बंगाल, नवाब अफूद, तीनों की फोर्सेस ने मिलके डिसाइड किया कि नाउ हम ब्रिटिश को इनको निकालते हैं और इनको सब कॉन्टिनेंट से निकाल देते हैं। बट स्टिल अब ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन से, रिसोर्सेस से, और उन्होंने अपनी आर्मीज बना ली थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी। तो वो दे ब्रॉट सोल्जर्स फ्रॉम यूके एज वेल, तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ थी। और ऑन द अदर हैंड अगेन लोकल्स को आपको पता है उनके पास वही पुराने वेपन्स थे। तो बैटल ऑफ बुक्सार वॉन बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के पास रेवेन्यू कलेक्शन आ गई थी, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, तो
तो इसकी रेवेन्यू कलेक्शन भी ब्रिटिश करना शुरू हो गए। इस पॉइंट से आगे आप ये देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिचेस है या वो ज्यादा वेल्थ कमा रही है, बिकॉज ये वो पॉइंट था कि अब ब्रिटिश ने कहा कि अच्छा अब हम पूरा सब कॉन्टिनेंट पे हमने अपना कंट्रोल करना, एंड दे इवेंचुअली दे डिड इट। फिर बैटल ऑफ बुग्जार के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनमें करप्शन स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए डिफरेंट अपनी कंपनीज बना ली, प्राइवेट कंपनीज बना ली, और गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट करते गए और वो बड़े अमीर हो गए। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1773 में। दैट एक्ट इज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट स्टिल दिस एक्ट वाज नॉट सक्सेसफुल। अगर हम 1781 की बात करें तो टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर बनता है। तो इस इमेज में आप बड़ा क्लियर देख सकते हो कि टीपू सुल्तान का जो एनिमी थे दोज वर द ब्रिटिश, और टीपू सुल्तान नेवर वांटेड कि वो ब्रिटिश को कोई सपोर्ट मिले, इसलिए ही क्रिएटेड एन अलायंस विद फ्रेंच आर्मी। तो क्यों, बिकॉज फ्रेंच वर देयर, तो मैसूर उसके सराउंडिंग में फ्रेंच थे, एंड फ्रेंच सपोर्टेड टीपू सुल्तान, और एक दो दफा टीपू सुल्तान ऑलमोस्ट डिफीटेड ब्रिटिश। लेकिन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच वाज हैपनिंग इन फ्रांस, तो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो जो फ्रांस का किंग था, he was unable to send troops to Tipu Sultan, weapons भी नहीं भेजे। So that's why 1799 के अंदर टीपू सुल्तान की was killed by लॉर्ड वेलेस्ली या ब्रिटिश आर्मी। फिर 1782 में जो ट्रीटी होती है वारेन हेस्टिंग और मराठास के दरमियान, अब ये ट्रीटी क्यों होती है, ये शो करती है कि मराठास वो उस वक्त अगेन डोमिनेट कर रहे थे जो सेंट्रल इंडिया था, एंड दे वर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ब्रिटिश ने उनके साथ ट्रीटी की कि ओके आप, ये हमारा बॉर्डर है, इससे आगे आप नहीं आएंगे, आप हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम आप पे नहीं अटैक करेंगे। तो मराठास दे एक्सेप्टेड, और ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश दे वर हैप्पी कि चलें फॉर द टाइम बीइंग हम ये एक ट्रीटी कर देते हैं। तो लेटर ऑन वी वुड सी वो छोटे छोटे एरियाज को ब्रिटिश फिर कैप्चर करते रहे। फिर 1784 में अगेन जो ब्रिटिश थे दे केम अप विद पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया, और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम ये था कि वो सारे अफेयर्स देखेगा सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सब कॉन्टिनेंट को एक प्राइवेट कंपनी के हैंड्स में नहीं छोड़ना चाह रही थी। अब वो देखना चाह रहे थे कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितने रिसोर्सेज हैं, ताकि वो डायरेक्ट कंट्रोल हो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो टीपू सुल्तान का आप देख सकते हो कि हाउ स्ट्रॉन्ग ही वाज, और उसने 2-3 दफा जो जो ब्रिटिश हैं उसके ऊपर ऐसे जबरदस्त अटैक किए कि ब्रिटिश दे ऑलमोस्ट गॉट डिफीटेड। लेकिन बीच में कुछ ट्रीटीज वगैरह टीपू सुल्तान ने करके तो फिर से ब्रिटिश ने अपनी पावर रीगेन की। इवेंचुअली 1799 में टीपू सुल्तान was killed by British। तो यूं जो मैसूर था सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो अब ब्रिटिश यू विल सी कि आहिस्ता आहिस्ता उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज ही हो रहा है। अगर हम बात करें 1800 की, तो रंजीत सिंह ही बिकेम रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पंजाब, जो पंजाब है। तो सिख रूलर था, और जो ये आता है तो अगेन
ऐसा स्ट्रांग बिकॉज इसने जितने भी छोटे छोटे वो ट्राइब्स होते हैं, उनके अमीर्स होते हैं, उन सबको यूनाइट करके तो उनका सरदार बन गया, राजा बन गया, महाराजा बन गया। तो सिखों के साथ फिर एक ट्रीटी भी की ब्रिटिश ने, फ्रेंडशिप ट्रीटी, बिकॉज ये फ्रंटियर कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो ब्रिटिश ने कहा कि ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन अफगानिस्तान एंड सब कॉन्टिनेंट। तो एक ट्रीटी भी साइन हुई 1809 में सिखों के साथ। तो अब जो सिख थे उन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, बादशाह में उसको अनस्टेबल बना दिया। फिर जो नॉर्थ वेस्ट जो मुस्लिम्स थे उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, उन जब भी अजान का टाइम होता है या नमाज का टाइम होता है तो गाने बजाना और इस तरह की एक्टिविटी। इस टाइम के ऊपर फिर एक और हमारे रिलीजियस थिंकर, उनकी एंट्री होती है, सैयद अहमद शहीद। अब सैयद अहमद शहीद ने जब देखा कि ये काम हो रहा है तो ही स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट सिख्स। उन्होंने कहा कि पहले इन सिखों से हम निपट लेते हैं, बिकॉज विद इन फ्यू इयर्स ये तो मुस्लिम्स तो यहाँ से खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो सैयद अहमद स्टार्टेड जिहाद, मुजाहिदीन क्रिएट किए उन्होंने, मुजाहिदीन की एक फोर्स क्रिएट की। एंड सैयद अहमद बरेलवी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, ही वांटेड जिहाद, फिजिकल जिहाद, प्रैक्टिकल अप्रोच थी उनकी। ऑन द अदर हैंड जो शाह वलीउल्लाह थे उनकी थ्योरेटिकल अप्रोच थी। यू शुड नो अबाउट दिस। थ्योरेटिकल मींस ही रोट बुक्स, शाह वलीउल्लाह। सैयद अहमद ने कोई बुक नहीं लिखी। इन्होंने कहा कि नहीं, वॉर जो जंग करेंगे तो तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो he did that, by the way, but still 1831 he did, but 1831 में जो बालाकोट पे he was martyred by Sikh army। 1818 में हम आते हैं, 1818 ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट कर दिया बैटल के अंदर, क्योंकि मराठास जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड है, उसके बाद दे रीगेन देयर स्ट्रेंथ। बट लेटर ऑन जो मराठा एम्पायर जब आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपेंड करता गया, तो जो मराठास लीडर्स थे वो उनमें डिसयूनिटी हो गई, अपने अपने एरियाज के वो उन्होंने कंट्रोल ले लिया। तो इस तरह से उनकी डिसयूनिटी को देखते हुए ब्रिटिश दे टुक एडवांटेज और दे हैड वॉरफेयर विद मराठास एंड इवेंचुअली दे डिफीटेड देम। अब आप यहाँ पे देखो, ये टैक्टिक देखो ब्रिटिश का। एक तरफ दे हैड ट्रीटी विद सिख्स, अब सिखों से उनकी ट्रीटी हो गई थी, तो इधर उन्होंने मराठास के साथ, जब मराठास से ट्रीटी की थी तो टीपू सुल्तान के साथ उनका वॉरफेयर चल रहा था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, वन बाय वन दे किल्ड एवरीवन बेसिकली। तो आहिस्ता आहिस्ता दे टू कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। फिर 1825 से 35 जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी इन इंडिया, तो यू कैन सी, अब आप इसमें देखो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी दे रीच्ड इंडिया। और इसमें आप देखो तो ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, तो ये जो लोअर कास्ट होती है हिंदुइज्म की, तो मोस्टली वो उनको कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी की तरफ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने। उसका रीजन ये था कि ये अनटचेबल्स, इनको जो ब्राह्मण या बाकी जो कास्ट थी, अगर किसी ग्लास को भी हाथ लगा दें तो वो उनके लिए इनके लिए तो मौत आ जाती, क्योंकि इनको अगर कोई मार भी देता एट दैट टाइम तो कोई नहीं पूछता था कि ये क्यों मारा गया इनको। तो इसके ऊपर रिजेंटमेंट आती है फिर हिंदूज की तरफ से। इवन मुस्लिम्स एंड सिख्स दे आल्सो रिजेंटेड कि ये जो हमारे रिलीजियन डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं ब्रिटिश। तो ये फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ भी एक लॉन्ग टर्म रीजन जाता है। फिर जो इकोनॉमी थी, जो लोकल लोग, आप देख सकते हो किस तरह ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पॉवर्टी को। तो जो जितना भी जो जो रिसोर्सेस थे ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक ब्रिटिश है और ये आप यू कैन सी के 5 इंडियंस दे आर वर्किंग हियर, और बड़ी लो वेजेस के ऊपर, और उसका जो रेवेन्यू वगैरह है वो सारे का सारा ब्रिटिश ही लेके जा रहे हैं। फिर
ये भी आपको पता है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुछ पार्क्स ऐसे थे जिनके बाहर लिखा होता था कि डॉग्स एंड, तो इस तरह से डिग्रेड किया जाने लगा इंडियंस को पब्लिकली बाय द ब्रिटिश। फिर ब्रिटिश ने अपनी जो सिपाहीज इंडक्ट किए अपनी आर्मी के अंदर, जो लोकल, उनको उनकी पेज या सैलरीज बहुत कम थी एज कंपेयर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती थी। ये भी एक रिजेंटमेंट बनती है लेटर ऑन, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि जो जो सिपाहीज होते हैं वो कहते हैं कि हम वॉरफेयर में जाते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स पीछे होते हैं, हम मारे जाते हैं, सैलरीज उनकी हाई हैं, बट वी आर गेटिंग नथिंग। फिर सती, यू ऑलरेडी नो, जो सती की एक ट्रेडिशन थी, तो ब्रिटिश ने बैन किया इसको कि नो मोर सती। और बट इसके ऊपर अगेन रिजेंटमेंट आई हिंदूज की तरफ से कि हमारा तो ये कस्टम है, सेंचुरी से हमारा चल रहा है ये कस्टम ट्रेडिशन। तो ये भी एक रीजन बनता है फिर वॉर ऑफ इंडिया, ऑल्दो ये एक अच्छा एक्ट था अगर हम इसको देखें। फिर ये ठगीज का, आपको मैंने एक दिन, वी टॉक्ड अबाउट ठगीज। ठगीज को देखो, ये भी वो काली माता को मानने वाले थे, लोगों को मारते थे, उनको लूटते थे कि जी हम वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी जो गॉडेस है काली माता के नाम पे। ये एक अच्छा स्टेप था ब्रिटिश का, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। फिर जो पर्दा था दैट वाज बैन्ड बाय ब्रिटिश, तो उसके ऊपर मुस्लिम ने रिजेंट किया बिकॉज ये एक जो सोशल फिर रिलीजियस इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर हम देखें तो को एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराई ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अगेन दैट वाज हेटेड रिजेंटेड मेनली बाय मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम्स के कल्चर के अंदर ये चीज नहीं थी। फिर लैंग्वेज, जो कोर्ट लैंग्वेज थी उसको इंग्लिश किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, क्योंकि जितनी भी राइटिंग थी, जो लिटरेचर था, जो कोर्ट लैंग्वेज थी, वो उसको चेंज करके जब इंग्लिश किया गया तो लोकल दे हेटेड, क्योंकि उनके लिए एक डिसरिस्पेक्ट थी। अब अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश 1825 टू 35, दिस इज हाउ दे लुक्ड लाइक। कि अगर आप इमेज देखें तो दे वर वेल्दी, दे वर रिच, दे वर प्राउड, they thought everyone was inferior in front of them, and this image can show you this, and they thought कि everyone was following them। ये आप प्रिंसेस उनके पीछे देख सकते हो। फिर रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। सो अब ब्रिटिश के लिए ये चांसेस दे कुड गो एंड अटैक सिंध। अब अगर हम 1841 में देखें तो ब्रिटिश ने क्या किया, दे सेंट ट्रूप्स टू अफगानिस्तान, मोर देन 5000 ट्रूप्स, क्योंकि जो जो सिख रूलर्स थे तो वो कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे। ब्रिटिश ब्रिटिश कहते थे कि आप सिखों को कहा नॉर्थ वेस्ट में जो, कि आप जाएं अफगानिस्तान और वहां पे हम पपेट गवर्नमेंट बैठाएं ताकि वहां रशियन हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें, बिकॉज रशिया वांटेड टू कम टू वार्म वाटर्स। तो बट दे डिडंट पे एनी अटेंशन, सो ब्रिटिश ने अपने सोल्जर्स भेजे, ऑल 5000 सोल्जर्स दे वर किल्ड इन अ रिबेलियन इन अफगानिस्तान। तो बड़ी एम्बेरसमेंट थी ब्रिटिश के लिए। और ये आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर भी, इमेज के अंदर भी, कि ब्रिटिश किस तरह भाग रहे हैं, बट they couldn't get any way to come out. The reason behind was कि वहाँ की जो जो ज्योग्राफी है उसको अंडरस्टैंड किए बगैर ब्रिटिश दे वेंट देयर एंड ऑल ऑफ देम वर किल्ड। फिर जब ब्रिटिश के लिए इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई तो अब उसका उन्होंने कोई ना कोई तो इन एनी केस बदला लेना था। तो दे प्रोवोक्ड अमीर ऑफ सिंस के वो ब्रिटिश को यहाँ अटैक करें, वो जो चार्ल्स नेपियर था उसने कहा, एंड इन रिटर्न जो सिख दे डिड इट। अब ब्रिटिश को चांस मिल गया कि सिखों के ऊपर अटैक करें, दे डिड दैट अटैक, एंड ब्रिटिश स्टार्टेड एनेक्सिंग पंजाब, NWFP, कश्मीर। तो within 6-7 years from 1843 to 49 they annexed these areas,
क्योंकि ब्रिटिश की ये एम्बेरसमेंट के सारे सोल्जर्स उनके अफगानिस्तान में ऑल ऑफ देम डाइड, तो उसको जस्ट छुपाने के लिए और अपना एक दबदबा रखने के लिए दे डिड दिस। आप 1852 का जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इंट्रोड्यूस कराते हैं ब्रिटिश अब एनेक्सेशन के बाद, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जाल के अंदर जो जो लोकल लीडर्स हैं उनको ब्रिटिश किस तरह बंद कर रहे हैं, जिस तरह दे आर जस्ट कैचिंग फिश, तो फिश नेट की तरह। तो दिस शोज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर किसी का नेचुरल हेयर नहीं होगा तो दैट लैंड वुड बी अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। लेकिन ये तो एक पॉलिसी थी जिसको रिजेंट किया गया, बट ऊद की स्टेट को ब्रिटिश एनेक्स्ड ऑल्दो इट हैड नेचुरल हेयर 1856 में। इसके ऊपर काफी रिजेंटमेंट आई। ब्रिटिश ने कहा कि वो इनएफिशिएंट रूलर है, एंड ये भी एक रीजन, ये सारे रीजंस अभी हम देख रहे हैं जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए हुए। फिर 1857 में जो ब्रिटिश एक न्यू ग्रीस कार्ट्रिज लेके आए, तो इस कार्ट्रिज को दे हैड टू च्यू बिफोर यूजिंग इट। तो इसमें ये कहा गया कि पिग और काउ का जो फैट है उसकी जो ग्रीस बनाई गई है। तो अगेन पिग और पिग इज हराम। मुस्लिम्स के लिए जो काउ थी वो सेक्रेड थी, हिंदूज के लिए। तो बोथ पार्टीज दे रिजेंटेड और दे डिडंट एक्सेप्ट दिस कार्ट्रिज। लेकिन ग्रीस जो जो ब्रिटिश थे, दे इंसिस्टेड कि इसको यूज इन एनी केस करना ही करना है। तो इस पे एक जो सिपाही था मंगल पांडे, ही डिफाइड, उसने कहा कि मैं नहीं यूज करना। एग्जीक्यूट किया गया, फांसी लगाई गई ब्रिटिश ने उसको। और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजेंटमेंट ज्यादा आती गई, और फिर कुछ टाइम के बाद मीरत में कुछ सिपाही थे, उन्होंने भी इनकार किया कि दे आर नॉट गोइंग टू यूज दिस ग्रीस जो कार्ट्रिज है। दे वर पुट इन प्रिजन, उनको कोर्ट मार्शल करके। उन्हीं के फ्रेंड्स कुछ गए, जेल तोड़ा, और वहां से अपने जो जो दोस्त थे उनको निकाला, ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा। फिर यहाँ से एक इग्नाइट हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या म्यूटनी या रिवॉल्ट आप उसे कहते हैं। ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है। तो अब उसमें अगेन कोई यूनिटी हमें नजर नहीं आती। तो एक रैंडम सा एक इंसिडेंट होता है मीरत में, और इसी तरह फिर जो आसपास के एरियाज हैं उसमें भी लोग दे जस्ट रिबेल, निकलते हैं इनके ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू लोकल्स स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटिश इसको म्यूटनी या रिवॉल्ट कहते हैं। तो कोई भी एक टर्म आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप इसमें नाना साहेब या रानी ऑफ झांसी, तो इनके भी कैरेक्टर्स हैं। इनमें कोई अगर यूनिटी होती, ये सारे यूनाइट होते, तो शायद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का डिफरेंट होता, रिजल्ट डिफरेंट होता। ये बहादुर शाह जफर जो लास्ट हमारे मुगल एम्परर, इनको बनाया गया था जो सिंबॉलिक हेड वॉर का। अब आप इनके गेटअप से देख सकते हैं कि ये बेचारे क्या डिसीजन लेते उस वक्त, और कैसे मोबिलाइज करते, चैनलाइज करते चीजों को। ये तो डेथ बेड के ऊपर खुद थे उस वक्त, और ब्रिटिश के ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही थे, पेंशन वगैरह लेते होते थे। तो बहरहाल द इंटायर ब्लेम फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मुस्लिम्स के ऊपर डाला गया। अब ये आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ देख सकते हैं कि जब वॉर एंड होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो किस तरह फिर ब्रिटिश मुगल्स के साथ जो करते हैं, तो यू कैन सी। तो इसका मतलब कि टोटल डोमिनेशन पहले तो जो था, अब टोटल जो कंट्रोल ब्रिटिश का आ जाता है, और मुगल एम्पायर इट 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 केम टू एन एंड। फिर जो इनके साथ होता है, मुगल्स के साथ या लोकल इंडियंस के साथ, कैनन्स के आगे बांध बांध के फिर उड़ाया जाता है मुस्लिम्स को। तो इस तरह की जो चीजें देखने में मिलती हैं, ये सारी चीजें फिर सर सैयद अहमद खान भी देख रहे थे, जो कि अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, एक
जज थे, इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑब्जर्व किया. ही डिड नॉट पार्टिसिपेट. इवन उन्होंने कुछ जो ब्रिटिश फैमिलीज थी उनको सेव किया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. और सर सैयद अहमद खान को प्रो ब्रिटिश भी कहा जाता है. बट जब उन्होंने देखा कि अच्छा सारे का सारा जो जो इल्जाम है, तो वो तो एलिगेशन सारी मुस्लिम्स के ऊपर आ रही है, तो देन ही केम इनटू प्ले. और ही रोट जो जो कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट 1857, उसके ऊपर एसेज लिखे. फिर उन्होंने रिवाइव किया, मुस्लिम्स को रिवाइव करने के लिए फिर गाजीपुर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसमें वेस्टर्न जितना भी लिटरेचर था उसको किया जाता था, उसको ट्रांसलेट किया जाता था. फिर इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने जो अपनी राइटिंग के थ्रू ब्रिटिश को कन्विंस किया कि मुस्लिम अलोन वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दीज वर द ब्रिटिश पॉलिसीज जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने काफी सारे काम किए. रिलेशंस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ही वांटेड टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन. और मुस्लिम्स को सर सैयद अहमद खान ने ये भी कहा कि हम यू शुड रियलाइज कि ब्रिटिश वर द मास्टर्स, तो ब्रिटिश के साथ रिलेशंस अच्छे बनाएं और वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस करें. फिर 1867 में जब कुछ हिंदू उन्होंने डिमांड की कि जो उर्दू है उसको हिंदी स्क्रिप्ट में लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ पर्शियन, तो इसके ऊपर सर सैयद अहमद खान ऑब्जेक्टेड, resented, and he said कि when Hindus are unable to live with the language, तो how could they live with Muslims? तो यहाँ से टू नेशन थ्योरी का भी एक इनिशिएशन होती है. तो टू नेशन थ्योरी में फिर सर सैयद अहमद खान अगेन कि अच्छा उर्दू को बेस बनाते हुए कि अब डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट उनकी जो जो कस्टम जो 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 लाइफ जिस तरह से मुस्लिम्स गुजारते हैं या हिंदूज गुजारते हैं, तो उनमें काफी डिफरेंस है. तो ही केम अप विद दिस आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी. फिर हम 1870 में देखें तो इंडियन नेशनलिज्म भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इंडिया के अंदर नाउ पीपल दे वांटेड टू टॉक अबाउट सेल्फ रूल, कि अब ब्रिटिश को किसी तरह ब्रिटिश को निकालते हैं. क्योंकि 1858 में जो ब्रिटिश राज आ गया था, तो जो सब कॉन्टिनेंट बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी ऑफिशियली. फिर 1875 में जो अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान स्टार्ट करते हैं, अलीगढ़ कॉलेज लेटर ऑन इट बिकेम यूनिवर्सिटी 1920. तो ये मुस्लिम्स के लिए वो एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे मुस्लिम्स फ्रॉम अराउंड द सब कॉन्टिनेंट दे कुड कम, दे कुड डिस्कस देयर पॉलिटिक्स, दे कुड हैव देयर एजुकेशन इन इंग्लिश एंड उर्दू. तो एक बेस बना मुस्लिम्स के लिए, एक उन मुस्लिम्स की एक फाउंडेशन थी, ताकि वो जो जो चीजों को अंडरस्टैंड करें, जो पॉलिटिक्स है सब कॉन्टिनेंट की वो अंडरस्टैंड करें. सर सैयद अहमद खान ने अगर हम देखें 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, तो ही डिनाइड मुस्लिम्स टू जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, रादर ही आस्क्ड मुस्लिम्स टू फोकस ऑन देयर एजुकेशन. फिर सर सैयद अहमद खान केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. अब सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने इसलिए कहा कि बिकॉज उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स एक परमानेंट माइनॉरिटी हैं सब कॉन्टिनेंट में, और अगर इन एनी केस इफ ब्रिटिश लीव इंडिया, तो मुस्लिम्स का बहुत बुरा हाल होगा जो हिंदूज करेंगे. उन्होंने क्यों ही थॉट अबाउट व्हेन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो लॉन्गर टर्म में ऐसा ही होएगा. और फिर उन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए जो आप पॉइंट बाय पॉइंट, I cannot explain each and everything, but still you can go through your book, but major concept आपके सामने है. अभी सर सैयद अहमद खान की डेथ होती है 1898 के अंदर, और इनको फिर फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज
technically directly the first person who came up with this idea. तो ये था तो एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर सेक्शन 1, और आई होप कि टाइमलाइन आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह you'll see on section 2 इसी तरह पिक्टोरियल फॉर्म में। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।